Good morning, students. I'm Ruchika Modi, going to teach you public finance. This course is well structured for honors as well as pass course. ये कोर्स और ये वीडियोस ऑनर्स और पास कोर्स बीए पार्ट थर्ड के हर एक स्टूडेंट देख सकते हैं। कल हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, पब्लिक फाइनेंस एंड इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हमने दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे, मीनिंग एंड स्कोप। लेट अस रिकॉल समथिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक फाइनेंस? पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या है? जितनी भी सरकारी आय और खर्च, दैट मीन्स गवर्नमेंटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स होते हैं, कौन कौन से हैं, एज वेल एज उनका किस तरीके से हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था के डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स पे की प्रभाव पड़ता है और कितना और कैसे प्रभाव पड़ता है। दैट मीन्स जितनी भी हमारी गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ हो गई एक तरीके से, उन सब का हमारी इकोनॉमी पे किस तरीके का प्रभाव और कितना पड़ता है, ये होता है पब्लिक फाइनेंस। व्हाट इज द स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस? पब्लिक फाइनेंस के स्कोप के अंदर हमने 5 पॉइंट्स पढ़े थे। पहला था हमारा पब्लिक रिवेन्यू, दूसरा था हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर, तीसरा था पब्लिक डेट, चौथा था फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिफ्थ वन दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। पब्लिक रिवेन्यू के अंदर हमने देखा था सरकार के डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज जहाँ से वो फंड रेज करती है। पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंदर हमने पढ़ा था कि जो सरकार ने ये फंड्स रेज किए हैं वो किस तरीके से खर्च कर रही है, किन किन हेड्स पे खर्च कर रही है, कौन सी एक्टिविटीज़ पे खर्च कर रही है और कौन से सेक्टर में खर्च कर रही है। थर्ड हमारा पॉइंट था पब्लिक डेट। जो सरकार की आय है और जो सरकार के एक्सपेंडिचर है, अगर उनमें डिफरेंस आता है, दैट मीन्स अगर हमारे खर्च, एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा हो जाते हैं, इनकम को एक्सीड कर देते हैं, उस केस में सरकार को डेट लेना पड़ेगा, ऋण लेना पड़ेगा। तो वो ऋण के क्या क्या सोर्सेज होंगे, कहाँ किस तरीके से वो ऋण ले सकती है, ऋण को चुकाने के क्या जरिए होंगे, ये सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस कर ली थी इन शॉर्ट। आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस? पब्लिक फाइनेंस का जो नेचर है, जो प्रवृत्ति है, वो कैसी है? साइंस है या आर्ट है, विज्ञान है या फिर आर्ट है? किसी भी चीज़ को अगर हम साइंस टर्म देते हैं या किसी भी चीज़ को, किसी भी फिनोमिना को, प्रोसेस को अगर हम कहते हैं कि ये साइंस है, उसके लिए ये 4 फीचर्स होना बहुत ज़रूरी है। पहला है हमारा सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट। सिस्टमेटिक स्टडी का मतलब है कि एक तरीके से एक पैटर्न को फॉलो करते हुए उस चीज़ को स्टडी करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चाय बना रहे हैं, चाय बनने को हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक साथ सब चीज़ें डाल दी, पानी डाल दिया, दूध डाल दिया, चीनी डाल दी, इलायची डाल दी एंड यो चाय पत्ती डाल दी और एक साथ उसको उबाल कर, बॉईल कर कर और चाय बन गई। लेकिन सही चाय या फिर एक अच्छी चाय बनाने का सिस्टम क्या है? पहले आप पानी डालो, पानी को हल्का सा गर्म करो, उसके अंदर चाय पत्ती डालो एंड सो ऑन। तो जब हम किसी चीज़ को सिस्टमेटिकली फॉलो करते हैं, उस चीज़ को हम साइंस कह देते हैं। दूसरी चीज़, विद along with the systematic process, कॉजल रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है। कॉजल रिलेशनशिप का मतलब ये है, पहली चीज़ रिलेशनशिप, दैट मीन्स कोई भी अगर दो फैक्ट हैं या फिर कोई भी दो प्रोसेस हैं, उन दोनों के बीच में रिलेशन होना चाहिए। और वो रिलेशन भी कैसा होना चाहिए? कॉजल, दैट मीन्स एक का प्रभाव पड़ेगा दूसरे के ऊपर। हो सकता है कि दोनों का एक दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़े, पर उसमें एक का प्रभाव पड़ना ज़रूरी है और एक का प्रभावित होना ज़रूरी है। दैट मीन्स एक चीज़ है या एक फैक्ट है, एक फिनोमिना है, वो अफेक्ट करेगी और दूसरी जो चीज़ है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तीसरा हमारा पॉइंट है एम्पेरिकल स्टडी। एम्पेरिकल स्टडी का मतलब ये होता है कि जो चीज़ जब हुई उसको उसी ऑर्डर में पढ़ा जाए, दैट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अगर पहले कोई चीज़ 1920 में हुई है, हम पहले उसको पढ़ेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। आफ्टर दैट 1922, देन 1924 एंड सो ऑन। जो चीज़ सबसे लास्ट में हुई है उसको लास्ट में पढ़ा जाए और उन सब को एक साथ एनालाइज भी किया जाए। पढ़ना अलग अलग है लेकिन उनका एनालिसिस हमें इस तरीके से करना है कि वो एम्पेरिकल स्टडी के रूप में दिखे हमें। देन है टेस्टिंग। टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि जैसे अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया है, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस आपने एक्सपेरिमेंट किया तो कुछ और रिजल्ट आया है, किसी और ने उसका टेस्ट किया, सेम एक्सपेरिमेंट किया तो कुछ और रिजल्ट आया है। वो रिजल्ट शुड रिमेन कांस्टेंट।
कंसिस्टेंट रहना चाहिए, वो बार बार नहीं बदल सकता। जैसे कि अगर एक ग्लास के अंदर आप पानी पोर कर रहे हो, पानी डाल रहे हो, तो वो ग्लास भरेगा। तो ये हर बार जितनी बार भी हम किसी ग्लास के अंदर ऐसे पानी डालते रहेंगे तो वो ग्लास भरना ही चाहिए। दिस इज कॉल्ड फुल्ली टेस्टेड। तो अगर ये चारों के चारों पॉइंट्स, दैट इज सिस्टमेटिक स्टडी, कोजल रिलेशनशिप, एम्पेरिकल एंड टेस्टेड, ये चारों अगर किसी के अंदर होंगे, चारों फीचर्स किसी के अंदर होंगे, हम उसको साइंस कह देंगे। अब हमें ये देखना है कि पब्लिक फाइनेंस के अंदर इन चारों फीचर्स में से कौन कौन से हैं, क्या पब्लिक फाइनेंस साइंस है या नहीं। तो फर्स्ट चीज, सिस्टमेटिक स्टडी तो है, क्योंकि हम इसके अंदर रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स के बारे में पढ़ते हैं। अलग अलग ईयर्स के हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, उसका डेटाबेस तैयार करते हैं कि 2015 में हमारा रिवेन्यू इतना था, 2016 में इतना रिवेन्यू था, और उसको हम एक ट्रेंड की तरह पढ़ते हैं। सो इट इज़ अ सिस्टमेटिक स्टडी। इट इज़ एन एम्पेरिकल स्टडी ऑल्सो, क्योंकि हमने 2015 के बाद 2016 को स्टडी किया है, 2017 को स्टडी किया है, एंड सो ऑन। इट शोज अ कोजल रिलेशनशिप ऑल्सो। यहाँ पे जो सरकार की अलग अलग पॉलिसीज होती हैं, या सरकार का, जैसे अब मैं पॉलिसी की बात कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने लिखा है एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर में भी तो पॉलिसी एक्सपेंडिचर ही हुआ। जैसे कि सरकार ने अगर खर्च किया है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो सरकार की कौन सी पॉलिसी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चरल पॉलिसी। तो उस पॉलिसी की वजह से हमारी रिवेन्यू पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, या फिर बाकी की जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। दिस ऑल्सो शोज द कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सपेंडिचर एंड अदर ingredients of the economy. Then principle of public finances as empirical. प्रिंसिपल मतलब कि सिद्धांत, पब्लिक फाइनेंस के जो सिद्धांत है या जिन सिद्धांतों के ऊपर पब्लिक फाइनेंस की पॉलिसीज बनाई जाती है, सरकार अपनी नीति बनाती है, वो सारी की सारी एम्पेरिकल है। वो हमारे पास्ट से ड्रिवन है, पास्ट में कुछ हुआ, पास्ट में हमने मान लो कोई पॉलिसी बनाई है, उस पॉलिसी के क्या इम्पैक्ट या क्या रिजल्ट रहे, अगर वो पॉजिटिव रिजल्ट रहे होंगे तो उस पॉलिसी को दोबारा थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लोग इम्प्लीमेंट कर देते हैं। और अगर उस पॉलिसी का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा या फिर हमें किसी भी तरीके से रिजल्ट्स नेगेटिव मिले, तो हम उस पॉलिसी की कोशिश करेंगे कि दोबारा उसको इम्प्लीमेंट ना करें, या फिर जो भी उसके अंदर फॉल्ट थे उनको सॉल्व करके और फिर हम इसको इम्प्लीमेंट करें। एंड इट इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड। बार बार अगर हम उन पॉलिसीज़ को अंडर द सेम कंडीशन टेस्ट करते हैं तो गिव्स द सेम रिजल्ट। सो पब्लिक फाइनेंस इज साइंस। यहाँ से ये तो प्रूव हो गया। अब साइंस भी दो तरीके की होती है, पॉजिटिव एज वेल एज नॉर्मेटिव। अगर आपको याद होगा तो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इन द फर्स्ट ईयर हमने पढ़ा था साइंसेज आर ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे एकदम शॉर्ट में बताया, जस्ट टू रिकॉल। ये आपका एक असाइनमेंट रहेगा टिल सैटरडे, आपको पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस में क्या डिफरेंस है उसका एक चार्ट बना के, डिफरेंशिएटिंग टेबल बना के सबमिट करना है, जो मैं अभी नीचे लिंक दूंगी वहां पर। सो व्हाट इज पॉजिटिव साइंस? पॉजिटिव साइंस शोज अस व्हाट इज, क्या है, दैट मीन्स फैक्चुअल सिचुएशन और फैक्ट्स। सिचुएशन क्या है, क्या फैक्ट्स हैं, क्या एक्चुअली में रिजल्ट्स आए हैं, एक्चुअल चीज़ की जब हम बात करते हैं, दैट इज योर पॉजिटिव साइंस। सेकेंड इज योर नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस के अंदर आता है व्हाट ऑट टू बी, मतलब कि क्या होना चाहिए था। अब जैसे मान लो आपके मार्क, आपने एग्जाम दिया, आपके मार्क्स आए हैं 70, दैट इज योर पॉजिटिव साइंस, व्हाट इज योर मार्क्स। लेकिन व्हाट ऑट टू बी, आपका पेपर बहुत अच्छा गया था, आपने स्टडी बहुत अच्छी की थी, आपने मेहनत बहुत की थी, उसके अकॉर्डिंग यू शुड गेट 80 और 90। तो यहाँ पे क्या हो गया, व्हाट ऑट टू बी आपके 80 या 90 होने चाहिए थे। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। पॉजिटिव का मतलब है कि क्या एक्चुअल में चीज़ें हैं एट प्रेजेंट, या फिर क्या एक्चुअल में चीज़ें थी इन द पास्ट, फैक्चुअल सिचुएशन क्या थी। नॉर्मेटिव क्या होना चाहिए, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। इसमें हमें जजमेंट करनी पड़ती है। अब जो चीज़ मेरे अकॉर्डिंग सही है, हो सकता है आपके अकॉर्डिंग गलत हो। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं पब्लिक फाइनेंस का ही, हमने रशिया से काफ़ी सारी पॉलिसीज़ अडॉप्ट की हैं, हम अमेरिका से काफ़ी चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं, हम बाकी कंट्री से भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन उसका जजमेंट हमें करना पड़ता है कि कौन सी पॉलिसी हम अडॉप्ट करें जो इंडिया में चलेगी और कौन सी नहीं। जैसे कि मान लो अगर मैं कह दूं कि यहाँ पे सिर्फ बैंकिंग हमारी होनी चाहिए, या फिर
देयर इज एन एग्जांपल ऑफ क्यूबन गवर्नमेंट। क्यूबा में क्या है, सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, देयर इज नो प्राइवेट हॉस्पिटल। लेकिन उस सरकारी हॉस्पिटल के अंदर दो सेक्शंस बना दिए गए हैं। वन इज फॉर द एलीट ग्रुप, सेकेंड इज फॉर द नॉर्मल जनरल सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो जो नॉर्मल वाला हॉस्पिटल है वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होती है, वेयर एज जो सेकेंड सेक्शन है एलीट ग्रुप वाला, वहाँ पे उनसे चार्ज किया जाता है, एंड दैट मनी इज यूज बाय द गवर्नमेंट फॉर द poorer section or the normal citizens of the country of that Cuban government। तो ये क्या हो गया, वहाँ पे अगर ये वाली पॉलिसी सेम यही हेल्थ सिस्टम वाली पॉलिसी इंडिया में अडॉप्ट की जाए तो क्या ये सक्सेसफुल हो पाएगी? इनिशियली नो, मे बी इन लॉन्ग रन, मे बी नॉट। उसके लिए हमें पहले सारे क्राइटेरियाज को जज करना पड़ेगा। जजमेंट के बाद हम डिसीजन लेंगे कि क्या ये हमारे लिए सही है या फिर गलत है। सो ऑल दोज नॉर्म्स एंड आइडियाज जो हम प्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे एल नहीं आएगा, आइडियाज आएगा, जो भी हम प्रेजेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड नॉर्मेटिव, एंड व्हाट इज एक्चुअली अभी है वो होगा पॉजिटिव। सो गाइज, सो स्टूडेंट्स, आप इसके लिए एक चार्ट बना लीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग टेबल। उसके अंदर आप पॉजिटिव और नॉर्मेटिव का डिफरेंस लिखकर सबमिट कर दीजिएगा सैटरडे तक। मूविंग ऑन, आर्ट्स। आर्ट्स के लिए वैसे हमें पता है कि आर्ट्स इज एक तरीके से कला हो गई हमारे लिए, या फिर एक ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिस के साथ आती है, बट देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ आर्ट्स एज वेल। आर्ट्स इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज फॉर अचीविंग डेफिनेट ऑब्जेक्टिव। अब आप कहोगे ये ज़रूरी थोड़े, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे मान लो अगर आपको खाना बनाने की आर्ट है, तो खाना बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? यू वॉन्ट टू मेक गुड फूड, यू वॉन्ट कि आप लोगों को अच्छा खाना खिलाओ, आप खुद अच्छा खाना खाओ, दिस इज द ऑब्जेक्टिव, दैट इज वाई यू गुड कुक गुड। पेंटिंग, अब आपको पेंटिंग का शौक है, दैट इज एन आर्ट। लेकिन आप पेंटिंग क्यों करते हो? क्योंकि वो आपको अच्छी लगती है, क्योंकि आपको हो सकता है आपको एग्जीबिशन लगाना हो सकता है कि आप प्रोफेशनली या कमर्शियली अपनी पेंटिंग को यूज़ करना चाहते हो। सो all those application of knowledge that is done for achieving a definite objective is called art। अब इस आर्ट के अंदर पब्लिक फाइनेंस को कैसे फिट करें? देखो, पब्लिक फाइनेंस के लिए मैंने दो एग्जाम्पल दिए हैं आपको। फर्स्ट इज योर फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है सरकार का, जिसके थ्रू सरकार अपने रिवेन्यू और अपने एक्सपेंडिचर्स को मैनेज करती है, उनको एलोकेट करती है और रीएलोकेट करती है, ताकि सरकार अचीव कर सके अपना फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, अपना इकोनॉमिक इक्वालिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी एंड सो ऑन। जितने भी सरकार के ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, जैसे कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना है, एजुकेशन अच्छी करनी है, स्किल डेवलपमेंट करना है, तो सरकार अपने जितने भी रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स हैं उनको इस तरीके से मैनेज करे, इस तरीके से अपने एक्सपर्ट्स की नॉलेज को इम्प्लीमेंट करे कि ये सारी की सारी चीज़ें अचीव की जा सके। सो दिस इज एन आर्ट। फिर है प्रोग्रेसिव टैक्स रेट। टॉपिक है हमारा टैक्स रेट, ठीक है। टैक्स रेट को इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया, कौन से तरीके से? प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव टैक्स रेट क्या होता है अभी शॉर्ट में पढ़ लो, बाद में हम डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। शॉर्ट में टैक्स रेट प्रोग्रेसिव होने का मतलब ये है कि जिसकी जितनी वर्थ है, या फिर हम कह सकते हैं जिसकी जितनी पोजीशन है, लेवल है, उतना उससे टैक्स चार्ज किया जाए। जैसे कि जो रिचर सेक्शन है उनसे इनकम टैक्स भी लिया जाता है, उनसे सरचार्ज भी लिया जाता है, उसी तरीके से जिन लोगों की इनकम उतनी ज़्यादा नहीं है उनसे इनकम टैक्स भी नहीं लिया जाता और उनसे सरचार्ज भी नहीं लिया जाता। सो दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टाइप ऑफ टैक्सिंग। सो प्रोग्रेसिव टैक्स रेट है, ये क्यों किया जाता है? टू अचीव इकोनॉमिक इक्वालिटी, ताकि रिच जो है उसमें से कुछ माइनस कर दिया जाए और जो हमारे पुअर सेक्शन है उनसे कुछ भी ना लेकर, बल्कि उनको सब्सिडीज देकर हम थोड़ा सा, या टैक्स रिबेट्स देकर हम उनको थोड़ा सा अप कर सकें। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक इक्वालिटी लाना विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स रेट। सो फाइनली हमारे पास रिजल्ट आ गया है कि पब्लिक फाइनेंस क्या है। पब्लिक फाइनेंस दोनों है, आर्ट भी है और साइंस भी है, और साइंस में भी इट इज पॉजिटिव एज वेल एज नॉर्मेटिव साइंस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस जो सरकार लेती है और सरकार के कार्यों में आ जाते हैं,
और प्राइवेट फाइनेंस जो हमारे जनरल इंडिविजुअल के आ जाते हैं। तो पहले हम इसकी सिमिलैरिटीज़ देख लेते हैं और फिर डिसिमिलैरिटीज़ पे जाएंगे। सिमिलैरिटीज़ के अंदर हमारे पास 7 पॉइंट है, जिसके अंदर हमें पता लगेगा कि हाँ भाई, पब्लिक सरकार अगर कोई पैसा इकट्ठा कर रही है, कोई फंड रेज कर रही है, तो उसका भी सेम यही काम होते हैं और उसी तरीके से या उसी चीज़ को हम प्राइवेट में भी देखते हैं। जैसे कि सेम ऑब्जेक्टिव, दोनों का ऑब्जेक्टिव एकदम सेम होता है। जो पब्लिक फाइनेंस है दैट इज बेस्ड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, हमारी पूरी कंट्री की जो भी सिटीजन्स की वांट्स है, डिज़ायर्स है, नीड्स हैं, उनको फुलफिल करने के लिए किया जाता है। और जो हमारा प्राइवेट फाइनेंस है दैट इज़ डन ताकि हम अपनी इंडिविजुअल, हमारी खुद की फैमिली या खुद का जो भी वांट है या नीड है उसको पूरा कर सकें। बेस्ड ऑन रैशनैलिटी, रैशनैलिटी के अंदर मतलब कि आपको साउंड माइंड से अपने डिसीजंस लेने हैं, रैशनली लेने हैं, इरेशनली नहीं लेने हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई डिसीजन ले रहे हैं कि कहाँ से पैसा इकट्ठा करना है, कहाँ पे वो पैसा लगाना है और किस तरीके से हमें लोन लेना है, किस तरीके से लोन रीपेमेंट करना है, मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सारे के सारे डिसीजंस हैं हम ध्यान से और सोच समझ के लें, ऐसे जल्दी जल्दी में और फुलिशली ना लें। इससे क्या होगा, अगर मान लो आपके पास अभी 1 लाख रुपए हैं, आपने लॉटरी में जीते हैं, उसको आप घूमने में उड़ा दो या फिर आप किसी खाने पीने की चीज़ में खर्च कर दो, ओके यू विल बी हैविंग फन, आपका अगर वही मोटो है लाइफ का तो यू विल बी हैविंग फन, गुड। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा जुडिशली यूज़ करें, वी कैन इन्वेस्ट दैट, हम उससे कुछ हमारी नीड, हमारी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, हम अच्छे कपड़े खरीद सकते हैं, हम अपनी एजुकेशन पे लगा सकते हैं, हम एफडी करवा सकते हैं। सो थिंकिंग रैशनली कि किस तरीके से उस पैसे का या उस खर्चे को किस तरीके से प्लान किया जा सके कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। प्राइवेट और पब्लिक दोनों के दोनों लोन भी लेते हैं, दोनों के दोनों इन्वेस्ट भी करते हैं, दोनों को ही इंटरेस्ट पेमेंट भी करना पड़ता है और दोनों रीपेमेंट भी करते हैं। तो ये क्या हो गया, दोनों के अंदर सिमिलैरिटीज। फिर है हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज। अब अगर मैं कहूँ मेरे पास अभी 10 लाख रुपए हैं, आई एम सिंगल, 10 लाख रुपए हैं बैंक में पड़े हैं, तो इट्स गुड, मुझे इससे ज़्यादा अभी तो नहीं चाहिए ना, दैट इज़ माई सेविंग, मैं उससे अपने नॉर्मल खर्चे आराम से निकाल सकती हूँ। पर अगर सरकार के पास की बात करूँ तो ऑफकोर्स 10 लाख नहीं होंगे, 10 करोड़ रुपए होंगे। तो ये डिफरेंस रहेगा कि हमारे पास कम अमाउंट में भी हम उसको लिमिटेड या फिर सफिशिएंट बोल सकते हैं, और सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास थोड़े ज़्यादा पैसे होंगे, करोड़ में होंगे, तो भी वो लिमिटेड एज वेल एज सफिशिएंट हो सकते हैं। तो अमाउंट वाइज हमें नहीं चेक करना है कि लिमिटेड है या नहीं है, हमें उसको कंपैरेटिवली चेक करना है एक दूसरे, हमें उसे अमाउंट वाइज नहीं चेक करना है कि कम है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं ये नहीं है, हमें उसे कंपैरेटिवली चेक करना है। जैसे कि मान लो अगर मेरे पास अभी इसी टाइम पे मैं 20,000 अगर अर्न कर रही हूँ या फिर 30,000 मैं अर्न कर रही हूँ, तो दैट इज़ माई लिमिटेड रिसोर्सेज। मुझे अपने इन्हीं 20 या 30 हज़ार रुपए के अंदर अपना पूरा खर्चा निकालना होगा महीने का, रेंट पे करना है या फिर मुझे अपने ग्रोसरीज खरीदने हैं, मुझे क्लोथिंग खरीदनी है, मुझे ट्रांसपोर्टेशन में, मेरा मोबाइल, मेरा वाईफाई, XYZ, जितने भी खर्चे मुझे इसी अमाउंट के अंदर मैनेज करने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। These are my limited resources and to fulfill my unlimited wants. Similarly, सरकार के पास भी कुछ रुपए हैं, से करोड़ में है, 10 करोड़। उन 10 करोड़ को सरकार के पास अब बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो एजुकेशन पे खर्च कर सकती है, आपके हेल्थ पे खर्च कर सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर सकती है और बाकी सब चीज़ों पे खर्च कर सकती है। तो इट इज़ द टेक ऑफ गवर्नमेंट कि सरकार किस पर खर्च करना चाहती है देयर लिमिटेड रिसोर्सेज। देन है एफिशिएंट मैनेजमेंट, उनको खर्च कर देना, उनको स्पेंड कर देना इज़ नॉट इनफ, उसको मैनेज भी करना पड़ता है, डे टू डे उसको चेक करना पड़ता है, उसको एनालाइज करना पड़ता है कि क्या हमारा इन्वेस्टमेंट सही जा रहा है, क्या इसमें और कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पब्लिक लेवल पे हो, चाहे वो आपका प्राइवेट लेवल पे हो। फिर उसके बाद है आपका कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल प्रोडक्ट। अगर हम कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम कुछ जॉब कर रहे हैं, तो दैट इज़ काउंटेड इन नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। एज वेल एज अगर सरकार की कोई एंटिटी है, चाहे रेलवेज हो, चाहे आपके बैंकिंग सेक्टर हो, अगर वो कुछ प्रोडक्ट जनरेट कर रहे हैं, दैट मीन्स
कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं इन द ईयर, तो वो भी आपके नेशनल इनकम में काउंट होगा। लास्ट इज एंगेजिंग इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पब्लिक और प्राइवेट दोनों के दोनों सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि कंजप्शन, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म विच आई विल बी यूजिंग इन द नेक्स्ट स्लाइड ऑल्सो। सो कंजप्शन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, ग्रोथ एंड एक्सेप्टेंस, जितनी भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन की ही क्यों ना हो, जैसे कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इकोनॉमिक लेवल पे हम रिच और पुअर का कर लेते हैं, या फिर रूरल और अर्बन एरियाज़ का ले लिया। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सिडीज, रिसोर्सेज एक्सेट्रा। वही डिस्ट्रीब्यूशन हम अपनी फैमिली में भी देखते हैं कि पापा की जो इनकम है, पापा ने वो इनकम का कुछ हिस्सा तो सेविंग में डाल दिया और कुछ हिस्सा वो घर के खर्चों में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। या फिर अगर आप 2 या 3 भाई बहन हो, तो आप लोगों के अंदर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वेल्थ का। सो दीज आर द सिमिलैरिटीज इन द पब्लिक फाइनेंस एज वेल एज इन द प्राइवेट फाइनेंस। फिर है हमारा डिससिमिलैरिटीज। कुछ इतनी सारी सिमिलैरिटीज होने के बाद भी कुछ डिससिमिलैरिटीज हैं पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंस में, जो दोनों को अलग बनाती है। जैसे कि हमारा ऑब्जेक्टिव, प्राइवेट जैसे कि मैं अभी आपको ये पूरा का पूरा एक एग्जाम्पल से समझना है, कुछ भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब याद रहेगा। प्राइवेट के अंदर आप खुद को सोच लो, जैसे कि आप अर्न कर रहे हो। पब्लिक के अंदर आप गवर्नमेंट को सोच लो, ठीक है। अगर आप अर्न कर रहे हो तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? खुद का सेटिस्फेक्शन या ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली का सेटिस्फेक्शन। सरकार का खुद का नहीं होता, सरकार का होता है सोसाइटल वांट्स को पूरा करना, मतलब पूरी सोसाइटी के अंदर जो ज़रूरतें हैं, जो नीड्स हैं, उनको पूरा करना, रैशनैलिटी। अब प्राइवेट के अंदर हम कैसे दिमाग से सोच सकते हैं, इस तरीके से हमारे एक्सपेंडिचर्स और हमारे इनकम लाइंड अप होने चाहिए, मैनेज्ड होने चाहिए, कि हम उसको अपने लिए सफिशिएंट बना सकें, अपने लिए एफिशिएंट बना सकें। वेयर एज जो पब्लिक के अंदर है वो होता है ऑप्टिमाइजेशन फॉर ऑल, इस तरीके से खर्च किया जा सके कि सब के सब लोग, पूरी की पूरी सिटीज़न या फिर सारी कंट्री उसको ज़्यादा एफिशिएंटली ऑप्टिमाइज कर सके। मोटिव क्या होता है? इनका मोटिव होता है प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट कमाना है। अगर मैं प्राइवेट किसी कंपनी में इन्वेस्ट करती हूँ, किसी लोन आई मीन एफडी में इन्वेस्ट करती हूँ, किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती हूँ, शेयर खरीदती हूँ, तो उसका मतलब क्या है? मैं प्रॉफिट के लिए वो काम कर रही हूँ। वेयर एज सरकार अगर कुछ भी काम करती है, कहीं भी इन्वेस्ट कर रही है, तो वो किस लिए होगा? सोशल एडवांटेज, है ना, वो हमारे लिए ही होगा। देखो, अगर आप इस पे काउंटर करना चाहते हो कि नहीं सरकार खुद भी तो करप्ट है, वो खुद के लिए भी तो करती है, उसका खुद का बेनिफिट पहले होता है, तो दैट इज़ डिफरेंट, हम उसको यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं। बट अगर हम उसको कंसीडर कर भी लें, तो भी वो शो तो ऐसे ही किया जाता है कि वो हमारे लिए है। अगर हम किसी भी काइंड ऑफ सब्सिडी की बात करें, तो वो सब्सिडी जो लागू की गई है, वो की तो इसीलिए गई है कि जनरल पब्लिक इस सब्सिडी का फ़ायदा उठा के थोड़े से उनको फाइनेंशियली उनको हेल्प हो जाएगी, और वो उससे अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई कर सके या उससे एडवांटेज ले सके। होता तो इसीलिए है ना, वो तो इसका साइड इफेक्ट हो गया कि सरकार उसको करप्ट करके खा जाती है। सो जितनी भी सरकारी स्टेप्स होते हैं, सरकारी फाइनेंस के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारी सोशल एडवांटेज या सर्विस को ध्यान में रख के की जाती है। इसीलिए कहते हैं सरकार क्या है? सोशल सर्वेंट है। देन है अप्रोच। अप्रोच के अंदर मतलब किस तरीके से आप इस चीज़ को मैनेज करते हो। प्राइवेटली आप हो, आप जितना भी कमा रहे हो, आप अपने एक्सपेंडिचर को अपने इनकम के अकॉर्डिंग करोगे, कि अगर आप 10,000 कमा रहे हो, तो 10,000 के अंदर अंदर आपके खर्चे पूरे हो जाएं, आप इस तरीके से अपने एक्सपेंडिचर को एडजस्ट करोगे। सरकार ऐसा नहीं करती। सरकार क्या करती है? वो देखती है कि क्या क्या एक्सपेंडिचर करने ज़रूरी है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बनाना ज़रूरी है, डैम्स बनाने ज़रूरी है, और ब्रिजेस बनाने ज़रूरी है, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, आपका वाईफाई सेटअप, अब तो वाईफाई चाहिए होगा ना, तो ये सब चीज़ें करनी ज़रूरी है, एजुकेशन देनी भी ज़रूरी है। तो ये सारे एक्सपेंडिचर ज़रूरी है, तो ये तो करने ही पड़ेंगे। लेकिन इनके लिए इनकम कहाँ कहाँ से लाई जाए, दैट इज़ सेकंड स्टेप। यहाँ पे क्या था? आपका इनकम फर्स्ट स्टेप है और एक्सपेंडिचर आपका सेकंड स्टेप है। वेयर एज पब्लिक फाइनेंस के अंदर गवर्नमेंट पहले डिसाइड करती कि क्या क्या खर्चे करने ज़रूरी है, और उसके अकॉर्डिंग हम कहाँ से इनकम जनरेट
कर सकते हैं। और अगर इनकम उतनी पर्याप्त नहीं है, इनफ नहीं है, तो हम डेट कहाँ से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। देन है योर नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर आ जाते हैं नेचर। देन है आपके नेचर ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का नेचर कैसा है। प्राइवेट के अंदर आपके पास बहुत ही कम ऑप्शंस होते हैं और कम वैरायटी अवेलेबल होती है जिसके अंदर आप फंड्स रेज कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर इशू कर सकते हो, आप लोन ले सकते हो, लोन भी प्राइवेटली किसी इंडिविजुअल पर्सन से, फैमिली मेम्बर से, या फिर किसी नॉन फ्रेंड से, और या फिर आप बैंक से ले सकते हो, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हो। वेयर एज जो सरकार है, सरकारी वित्त है या गवर्नमेंट फाइनेंस है, उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और बहुत सारे डाइवर्सिफाइड होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो, उसमें भी आप अमाउंट भी बहुत बड़ी उठा सकते हो। सरकार के पास ऑप्शन है वो आरबीआई से लोन ले सकती है, सरकार के पास ऑप्शन है कि वो आरबीआई से पैसे, करेंसी और प्रिंट करवा सकती है, फॉरेन बैंक से लोन ले सकती है, फॉरेन गवर्नमेंट से लोन ले सकती है, जनरल पब्लिक से भी रेज कर सकती है, जनरल पब्लिक से भी रेज करने के बहुत तरीके हैं, बॉन्ड से ले सकती है, नॉर्मल प्राइवेट प्राइवेट किसी इंस्टीट्यूशन से ले सकती है। सो दीज आर द टाइप जिसके अकॉर्डिंग वो अपने रिसोर्सेज को जनरेट कर सकती है। देन है बजटिंग डिफरेंस। प्राइवेट वाले हैं, हमने यहाँ पे देखा कि पहले इनकम डिसाइड होती है, उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर। दैट मीन्स हम कोशिश करते हैं कि हमारी इनकम के अंदर अंदर हमारे एक्सपेंडिचर पूरे हो जाएं और साथ ही साथ कुछ सरप्लस बच जाए ताकि हम सेविंग कर लें। लेकिन पब्लिक ऐसा नहीं करती, क्योंकि पब्लिक तो पहले एक्सपेंडिचर बनाती है, फिर उसके अकॉर्डिंग इनकम डिसाइड करती है। इनकम डिसाइड करने के बाद अगर कम रह जाता है तो वो लोन भी ले लेती है। तो ये क्या हो गया, फाइन डेफिसिट फाइनेंसिंग यूजफुल। दैट मीन्स उनके अगर बजट में डेफिसिट भी आ जाए, उनके एक्सपेंडिचर एक्सीड भी कर जाए, तो भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, दे फाइंड इट वेरी गुड। देन है बेसिस ऑफ नाउ इज मेथड। किस तरीके से प्राइवेट वाले अपना फाइनेंस जनरेट कर सकते हैं, दैट इज नॉन फोर्स। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, यू कैन आस्क। आप अपने फ्रेंड को पूछ सकते हो, बोल सकते हो कि दोस्त पैसे चाहिए, प्लीज एक बार दे दे, बाद में रिटर्न कर दूंगा विद इंटरेस्ट। अब ये सामने वाले की विल है, आपके फ्रेंड की विल होगी, उसकी मर्जी होगी कि वो आपको पैसे देगा कि नहीं देगा और कितने देगा और कितने टाइम के लिए। whereas पब्लिक फाइनेंस के अंदर सरकार बाध्य कर सकती है, फोर्स कर सकती है। कैसे, अगर मान लो वॉर है या फिर इमरजेंसी टाइमिंग है, तो न्यू करेंसी भी प्रिंट करवा सकती है, रूल्स को तोड़ कर इवन, ठीक है। उसके अलावा अगर जैसे अभी टैक्स बढ़ा दिए गए थे, तो टैक्स बढ़ा दिए तो यू हैव टू पे ना, आपके पास ऑप्शन नहीं है, आइदर टू कर्टेल द कंजप्शन। जैसे लीकर का अभी उन्होंने टैक्स रेट बढ़ाया था, तो या तो आप लीकर को पीना बंद कर दो, उसको यूज करना बंद कर दो, और अगर आप उस चीज को कंज्यूम करोगे, लीकर को कंज्यूम करोगे, तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। तो दिस इज काइंड ऑफ फोर्सफुल मेथड। देन इट इज प्राइवेट के अंदर वॉलेंट्री है, आपको फाइनेंस करना भी है या नहीं करना, आपको खर्च करना है नहीं करना, इनकम जनरेट करनी है नहीं करनी, आपको किसी को पैसे देने हैं नहीं देने, इन्वेस्ट करना है नहीं करना। पब्लिक के लिए ये नहीं है, उसको करना ही पड़ेगा, उसको एक्सपेंडिचर भी करने पड़ेंगे, उनको इनकम के सोर्सेज के अंदर कंपल्शन भी डालना पड़ेगा, और हमारे इनकम जनरेट करने के जो तरीके होते हैं वो भी कंपल्सरी वाले होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे किया था, फ्रेंड है, फ्रेंड ने पैसे देने से मना कर दिया, हर चॉइस हिज चॉइस, लेकिन पब्लिक के अंदर कंपल्सरी था, टैक्स तो देने ही पड़ेंगे। सीक्रेसी के मामले में प्राइवेट के अंदर बजट बहुत सीक्रेट होता है, वो अपने अकाउंट्स को सीक्रेट रख सकते हैं अनलेस अथॉरिटी उनसे मांगे। वो ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरे कुछ अकाउंट्स हैं, मैं अपने पड़ोसी को या अपने फ्रेंड को या किसी को भी जाकर दिखाऊं कि भाई इस साल तो मेरी इतनी इनकम हुई है, और नेक्स्ट ईयर मेरी, लास्ट ईयर मेरी इतनी इनकम हुई थी, इतना खर्चा हुआ था, इतना प्रॉफिट था, ये सेविंग थी। दिस इज माई चॉइस, मैं किसको दिखाऊं और किसको नहीं दिखाऊं। लेकिन जो पब्लिक फाइनेंस है दैट आर ओपन एंड ट्रांसपेरेंट, सरकार को वो शो करने ही पड़ते हैं, और इसके लिए बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी होते हैं, डिबेट भी होते हैं। जैसे पार्लियामेंट ने बोल दिया एजुकेशन पे इस साल इतना ही खर्चा क्यों, इससे ज़्यादा क्यों नहीं, इस हेड पे इतना खर्चा क्यों, इससे कम क्यों नहीं। तो सरकार एक तरीके से जवाबदेही भी हो जाती है, और साथ के साथ उसको ये सारे के सारे अपने अकाउंट्स हैं जो भी उन्होंने अच्छे से मेंटेन किए हैं वो दिखाने भी पड़ते हैं सभी लीगल एंटिटीज को। देन बजट की बात करें तो ये हमने पहले भी कर लिया था कि सरप्लस बजट रखती है प्राइवेट वाले,
और उनके बजट बहुत स्मॉलर होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते, और ये वीकली और मंथली उसको एक बार रिव्यू भी करते रहते हैं। वेयर एज सरकार जो है वो डेफिसिट बजट बनाती है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, और इनके नॉर्मली बहुत ज़्यादा बड़े बजट होते हैं, और इनका जो रिव्यूअल प्रोसेस है वो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग होता है। फाइनेंशियल ईयर किसी कंट्री में है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, हमारी कंट्री के अंदर ये 1 अप्रैल टू 31 मार्च है। तो हमारे एक साल के अंदर अंदर क्या खर्चे रहे, क्या इनकम रही, कैसे कैसे हमने सब कुछ किया है, उस चीज़ को रिव्यू किया जाता है। ऑल्सो क्वार्टरली और हाफ ईयरली भी होते हैं, पर जो हमारा बजट डिक्लेयर किया जाता है या पब्लिश होता है दैट इज एन ईयरली वाइज। राइट के अंदर प्राइवेट वालों का कोई राइट नहीं होता कि वो करेंसी प्रिंट करने को बोले, लेकिन गवर्नमेंट का है, क्योंकि फिएट, जैसे कि हमने क्लास 12th में भी पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, व्हाट इज फिएट मनी, फिएट इज इक्वल्स टू ऑर्डर, जो सरकार के ऑर्डर की वजह से मनी एक्सेप्टेबल हो। जैसे कि मान लेते हैं गोल्ड, अगर सरकार गोल्ड को ना कही कि इसको करेंसी के तौर पे यूज करना, स्टिल गोल्ड हैज वैल्यू। पर वही पेपर, वही 500 के नोट ले लो ना, जो अभी डिमोनेटाइज हुए थे, तो वही 500 के नोट पहले सरकार का ऑर्डर था कि इसको 500 की तरह यूज करना है, तो हम 500 की तरह कर रहे थे। और अब ऑर्डर है कि नहीं भाई, वो 500 के नोट नहीं चलेंगे, नए 500 के नोट चलेंगे, तो वहां पर पुराने 500 के नोट पे फिएट खत्म हो गया, ऑर्डर खत्म हो गया, तो वो करेंसी भी नहीं रही। स्कोप की बात करें तो प्राइवेट, देखो, स्मॉलर बजट है, फोर्सेबल भी नहीं है, बजट भी सीक्रेट रहते हैं, उसके अलावा स्मॉल होते हैं, सरप्लस में जीते हैं, और एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंडिविजुअल फैमिली या इंडिविजुअल पर्सन की बात करते हैं, इसीलिए इनका स्कोप भी लिमिटेड है। वेयर एज जो गवर्नमेंट बजट है वो सबकी बात करता है, सोसाइटी की बात करता है, इनके बजट बड़े होते हैं, तो इसलिए ये वास्ट हो गया। प्रिंसिपल ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ये भी हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, व्हाट इज इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, कि हमने जो लास्ट रुपी स्पेंड किया है, आखिरी पैसा जो हम खर्च कर रहे हैं, उससे जो हमें उपयोगिता मिलेगी, यूटिलिटी मिलेगी, दैट शुड बी इक्वल टू द लास्ट मनी स्पेंड, जो हमने लास्ट पैसा खर्च किया है। सिमिलरली ये जो चीज़ है ये हम अपने में तो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई ड्रेस खरीदने जाती हूँ, फॉर एग्जांपल शादी के लिए कोई फंक्शन है, उसमें ड्रेस पहनना है, मैंने 4,000 की एक ड्रेस खरीदी, तो मैं एस्टिमेट क्या करती हूँ कि देख, अगर मैं रेंट पे लेती तो 700 800 हज़ार रुपये लगते, तो अगर मैं रेंट पे लेती हूँ तो मैं 4 बार ड्रेसेस पहन सकती हूँ इस 4,000 में। वेर एज अगर मैं इसी ड्रेस को 4 बार पहन लेती हूँ, दैट मीन्स माई मोटो इज फुलफिल्ड, मेरा ऑब्जेक्टिव तो सक्सेसफुल हो गया, आई हैव अचीव माई गोल। सो किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले हम ये चीज़ एनालाइज करते हैं ना कि इस पे ये पैसा खर्च तो कर रही हूँ, क्या वर्दी है, अगर मैं ये कुर्ता खरीद रही हूँ तो क्या ये वर्दी है, ये चॉकलेट खरीद रही हूँ, क्या इस पे इतने पैसे खर्च होने चाहिए, इतने की इसकी वर्थ है। लेकिन पब्लिक के अंदर ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि पब्लिक के अंदर कोई भी चीज़ पैसे के लिए नहीं की जाती, वो सोशल वेलफेयर के लिए की जाती है। तो हमेशा यहाँ पे देखो, अगर दो कॉन्सेप्ट हम बात करें, प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट, यहाँ पे हम सिर्फ प्राइवेट बेनिफिट की बात करते हैं, यहाँ पे हम सोशल बेनिफिट की बात करते हैं। प्राइवेटली उस पैसे को खर्च करने की उतनी वर्थ ना भी हो, लेकिन सोशली उसकी बहुत वर्थ होती है। तो ये सारे के सारे जो हमारे पॉइंट्स थे, दीज आर फॉर द डिसिमिलैरिटीज। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, पहला हमने ऑब्जेक्टिव बेसिस पे देखा, दूसरा हमने रैशनैलिटी देखा, दैट मीन्स कि कितना ज़्यादा हम माइंडफुल डिसीजंस लेते हैं, हमारा मोटिव प्रॉफिट है या सर्विस है, अप्रोच कैसी है, इनकम टू एक्सपेंडिचर या एक्सपेंडिचर टू इनकम, नेचर ऑफ रिसोर्सेज, बजट कैसा है, सरप्लस या डेफिसिट है, हम ये पॉसिबल है, वॉलेंट्री है या कंपल्सरी है, सीक्रेट रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं, बजट स्मॉलर है या बड़ा है, रिव्यू प्रोसेस क्या है, मंथली वीकली या ईयरली है, प्रिंटिंग करेंसी पे किसका राइट होता है, और स्कोप कैसा है, एंड ऑल्सो द इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। आपको ये सारे के सारे पॉइंट 2-3 बार आप अपने अपने एग्जाम्पल से, अपने पर्सनल एग्जाम्पल लेके जब पढ़ोगे, आपको अपने आप लर्न हो जाएंगे, आपको इनको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपके 2 असाइनमेंट है आज के। पहला असाइनमेंट मैंने बता दिया, दूसरा असाइनमेंट है ये, रिलेशनशिप विद अदर साइंसेस। अदर साइंसेस का मतलब ये होगा कि पब्लिक फाइनेंस का इकोनॉमिक्स से कैसे रिलेशनशिप है, पब्लिक फाइनेंस का आपके पॉलिटी से कैसे रिलेशनशिप है, ये हमें पढ़ना है।
एक मैंने आपको समझा दिया है, इसी तरीके से आपको बाकी के करने हैं, क्योंकि ये भी हमने फर्स्ट ईयर में किया हुआ है। तो आप ये इजीली कर सकते हो, पर फिर भी हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे अगर प्रॉब्लम आएगी तो। एक मैंने कर दिया है, पब्लिक फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में क्या सिमिलैरिटीज है, क्या ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं या नहीं है। सो फर्स्ट इज योर इकोनॉमिक डील विद स्कार्स रिसोर्सेज। जो हमारा इकोनॉमिक्स है वो हमारे स्कार्स रिसोर्सेज, दैट मीन्स जो चीज़ें बहुत लिमिटेड हैं, जो हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, उनमें डील करता है। किस लिए करता है? टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। सिमिलरली पब्लिक फाइनेंस वो भी तो लिमिटेड गवर्नमेंट रिसोर्सेज की बात करता है, ताकि हम सिटीजन के वांट्स और नीड्स को पूरा कर सके। सो दोनों में सिमिलैरिटीज आ गई, दैट मीन्स बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब दोनों के दोनों इंटरडिपेंडेंट है। वैसे तो इकोनॉमिक्स इज अ वास्ट सब्जेक्ट, उसका एक छोटा सा पार्ट है पब्लिक, लेकिन दोनों फिर भी इंटर रिलेटेड है। कैसे? सरकार ने अगर कोई फिस्कल पॉलिसी बनाई है, उसका इम्पैक्ट जनरल पब्लिक के इनकम पे, जनरल पब्लिक के प्रोडक्शन, कंजप्शन, सेविंग रेट, इन्वेस्टमेंट रेट सब पे पड़ेगा। तो पब्लिक डिसीजंस जो थे, पब्लिक फाइनेंशियल डिसीजन थे, उनका इम्पैक्ट इकोनॉमिक्स पे पड़ गया। सो बोथ आर इंटरडिपेंडेंट एंड किसी भी पब्लिक फाइनेंस के रूल को बनाने के लिए हमें इकोनॉमिक्स को पढ़ना ज़रूरी है। जैसे मैंने अभी लास्ट स्लाइड में बताया, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ये हमारा माइक्रो का कॉन्सेप्ट है, पर इसी सेम कॉन्सेप्ट को बहुत सारी पॉलिसी बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, ताकि कोशिश की जा सके कि जितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं उससे उतना बेनिफिट भी लिया जा सके। नेक्स्ट हमारा है, आपको कौन सी बुक्स लेनी है। लास्ट 2 डेज में मुझे 1-2 क्वेरीज आई हैं कि मैम बुक्स कौन सी लें। तो पब्लिक फाइनेंस के लिए दिस बुक इज़ इनफ। यहाँ पे R.K. लेखी या जोगिंदर सिंह के नाम से आपको ये बुक मिल जाएगी। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम राइटर की अवेलेबल है, कल्याणी ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन है। आप इसको ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे चाहो वैसे मंगवा सकते हो। एंड स्टार्ट स्टडी, जब तक आपकी बुक्स नहीं आती तब तक आप वीडियो लेक्चर्स को रेगुलर देखो और थोड़ा सा ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश करो। हम कोशिश करके समझा रहे हैं, लेकिन आपको रिटन फॉर्म में थोड़ा और भी रीड करना चाहिए, उससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।